चलिए आज का टॉपिक हमारा होगा डिफरेंस बिटवीन बोर इफेक्ट, रूट इफेक्ट, क्लोराइड शिफ्ट और हेल्डेन इफेक्ट। ये चार इफेक्ट स्पेशली आज हमको पढ़ना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्पेशली बोर इफेक्ट की। किसकी बात करेंगे? स्पेशली आपके बोर इफेक्ट की। अब ज़रा सा बात को समझिएगा। बोर इफेक्ट ये कहता है कि अगर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करता है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अगर पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करता है तो ये क्या करता है? अफेक्ट, ठीक है ना, एसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। यानी सिंपल सी बात समझिएगा। सपोज दैट माना कि हमने यहाँ पर एक सेल ड्रॉ कर दिया और ये सेल के बाहर न्यूक्लियस है ये, और ये मान लिया हमने एक ब्लड कैपिलरी बना दी। ये ब्लड कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी, और ये आपका टिश्यू या सेल है। अब ये कह रहा है कि जैसे ही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड होकर के ब्लड कैपिलरीज तक आता है, ब्लड कैपिलरीज में इस समय पार्शियल प्रेशर जो कार्बन डाइऑक्साइड का है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि एकदम ताज़ा ताज़ा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बन रहा है, ठीक है ना, और बन करके डिफ्यूज़ होकर के आपके ब्लड के कैपिलरीज में जा रहा है। तो बोर इफेक्ट ये कहता है कि अगर आपके टिश्यू लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा है, ठीक है ना, तो ये क्या करता है? अफेक्ट करता है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। यानी बहुत टाइम तक ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड नहीं रह पाएगा और तुरंत ये ऑक्सीजन टूट करके और कहाँ चला आएगा? आपके स्पेशली सेल के अंदर चला आएगा। इसी को मेरे बच्चे क्या बोलते हैं? स्पेशली बोर इफेक्ट कहते हैं। यानी आप बोर इफेक्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हो, यहाँ पर मैंने लिख रखा है, और राइज इन PCO2, यानी पार्शियल प्रेशर अगर कार्बन डाइऑक्साइड का टिश्यू लेवल पे बढ़ता है तो डिक्रीजेस O2 एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन और O2 के बीच की जो एफिनिटी है इसको क्या कर देता है? ज़्यादातर केसेस में कम कर देता है। या आप दूसरा डेफिनेशन लिख सकते हो, लिख रहा है इंक्रीज इन PCO2। अगर आपका PCO2 का लेवल इंक्रीज करता है, कहाँ पर? ब्लड, किस ब्लड में? सेल्स के बाहर टिश्यू वाले ब्लड में। तो राइट वर्ड शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। तो ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को किधर शिफ्ट कर देता है? राइट साइड शिफ्ट कर देता है, जिससे क्या है? देयर बाई डिक्रीज एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2। इससे क्या होता है? हीमोग्लोबिन का O2 से जो बाइंडिंग पावर है वो घट जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व बनाया है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये कर्व एक सिग्मोइड कर्व है। कैसा है? सिग्मोइड कर्व है। अब इस कर्व में देख सकते हो कि pH लगभग 7.4 है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम है और टेम्परेचर लगभग 37 है। तो ये कर्व आपका बेस्ट आ रहा है, ठीक है ना। अब मेरी बात जरा समझिएगा, अगर ये कर्व आपका राइट साइड शिफ्ट करे, ये कर्व आपका राइट साइड शिफ्ट करे का मतलब, अब ये कर्व अगर यहाँ से होके जाए, ठीक है ना, तो इसका मतलब आपका सैचुरेशन बहुत डल हो रहा है, ठीक है ना। क्या हो रहा है? आपका सैचुरेशन डल हो रहा है। और अगली बात, अगर ये आपका कर्व लेफ्ट साइड शिफ्ट करे, ये लेफ्ट है, तो इसका मतलब सैचुरेशन आपका क्या है? स्पेशली बेस्ट हो रहा है। बात पूरी समझ में आ रही है? सैचुरेशन बेस्ट का मतलब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हीमोग्लोबिन ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन से क्या कर रहा है मेरे बच्चे? बाइंड कर रहा है। बात क्लियर है? चलिए, जैसे मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल देकर आपको बताने की कोशिश की है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये मैंने आपका टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में एक ग्राफ बनाया है। किसके रिस्पेक्ट में ये ग्राफ है? स्पेशली टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में ये ग्राफ है। इस ग्राफ में आप देख सकते हो ये पहली लाइन जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस पे है, दूसरा ग्राफ 37 पे, तीसरा 45 डिग्री सेल्सियस पे। आप देख सकते हो कि 20 डिग्री सेल्सियस वाला ग्राफ ज़्यादातर लेफ्ट है और 45 डिग्री सेल्सियस वाला ग्राफ ज़्यादातर राइट है। चलिए इसको मैं आपको रफली बताता हूँ। मान लीजिए हम लोग इसको इस पोजीशन पे देखने की कोशिश करते हैं। एकदम सीधे एक लाइन खींच दीजिए यहाँ से, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो पहला ग्राफ है ना, ये लगभग आपको 15 पे 30 का सैचुरेशन दे रहा है।
यानी जब पार्शियल प्रेशर 15 है तो ये स्पेशली क्या है 30 का सैचुरेशन दे रहा है। जब पार्शियल प्रेशर 20 हो रहा है दूसरे वाले ग्राफ के रिस्पेक्ट में तो ये सैचुरेशन 30 का दे रहा है। और यहाँ आप देख सकते हो पार्शियल प्रेशर 35 है तो ये सैचुरेशन 30 का दे रहा है। एक बात बताओ 15 रुपये में 30 रुपये का रिचार्ज बढ़िया है या 25 रुपये में 30 रुपये का रिचार्ज बढ़िया है या 35 में 30 का रिचार्ज? तो कहोगे सर 15 रुपया में 30 रुपया मिल रहा है बहुत बढ़िया है, ज़्यादा मिल रहा है। सही है यार। यहाँ पर आपको 15 रुपये में 30 का रिचार्ज, यानी कि पहला वाला ग्राफ जो 20 डिग्री सेल्सियस पे है वो इंडिकेट कर रहा है कि स्पेशली जब पार्शियल प्रेशर 15 है हमारा तो हमको 30 का सैचुरेशन मिल रहा है। यानी कम से कम टेम्परेचर पर, कम से कम मतलब उसका एक लेवल भी होगा, कम से कम टेम्परेचर पर, ठीक है ना, जो आपका सैचुरेशन होगा वो बेस्ट होगा। यानी हाई टेम्परेचर पे आपका सैचुरेशन क्या होगा, डल होगा। दूसरी बात जरा समझिएगा, यहाँ भी वही ग्राफ मैंने बना रखा है। ये देखिए पहला ग्राफ आपका 7.6 pH पे है, यानी कि pH ज़्यादातर एल्केलाइन है। कैसा है, एल्केलाइन। और ये वाला pH आपका न्यूट्रल की तरफ जा रहा है, न्यूट्रल कह लो या आप एसिडिक की तरफ भाग जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि जो एल्केलाइन pH है वो बेस्ट है। कैसे, तो वही बात आप यहाँ भी कर सकते हो। यहाँ से एक ग्राफ ड्रॉ कर लो नीचे की तरफ, इसको प्लॉट कीजिए तो आपको देखने को ये मिलेगा यहाँ 20 रुपये में 20 का रिचार्ज मिल रहा है पहले वाले में 7.6 पे, यहाँ आपको 30 रुपये में 20 का रिचार्ज मिल रहा है और यहाँ पर 40 में 30 का रिचार्ज। इसका मतलब जो ग्राफ आपका ज़्यादा लेफ्ट साइड है वो बेस्ट है सैचुरेशन के लिए, और जो ग्राफ आपका राइट साइड है वो बेस्ट नहीं है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तीसरी बात मैं आपसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तीसरे ग्राफ में देखिए जब लो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का तो ये ग्राफ ज़्यादातर लेफ्ट है, और हाई प्रेशर है तो ये ग्राफ ज़्यादातर राइट है। यानी कि आप सिंपली इस बात को कह सकते हो, आप सिंपली इस बात को स्पेशली कह सकते हो, ठीक है ना, मैं लिख के यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि लो टेम्परेचर अगर लो हो, इसके अलावा लो PCO2 लेवल, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाई पीएच बोले तो लगभग बेटा लगभग 7.6, यानी कि एल्केलाइन। ये क्या करता है, बेस्ट है। बेस्ट का मतलब क्या है, ग्राफ में जो कर्व होगा वो लेफ्ट साइड जाएगा। कैसे जाएगा, ग्राफ का जो कर्व होगा वो आपके लेफ्ट साइड जाएगा। इसी का उल्टा कर दीजिए, हाई पीएच, अगर टेम्परेचर को क्या कर दें, हाई कर दें। कितना हाई कर देंगे भैया, मान लो 45 डिग्री सेल्सियस, ये आपका 20 डिग्री सेल्सियस था। अगर हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा हो और पीएच क्या हो जाए आपका, पीएच आपका लो हो जाए, लो मतलब लगभग 7.2 के करीब या 7 के करीब चला जाए, वैसे ये पॉसिबल नहीं है, यानी न्यूट्रल या एसिडिक जाने लगे, न्यूट्रल जाने लगे या एसिडिक जाने लगे, तो आप कह सकते हो कि स्पेशली ये हमारा जो ग्राफ है वो राइट साइड शिफ्ट कर रहा है, यानी डल सैचुरेशन, यानी यहाँ पर सैचुरेशन डल है। किससे, डल सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2, यानी हीमोग्लोबिन का O2 से सैचुरेशन बेटा क्या है, बहुत ही ज़्यादा आपका डल है। ठीक है, तो आइए वापस हम आपसे फिर से आते हैं। बोर इफेक्ट में मैंने आपको बताया है कि PCO2 का अगर कंसंट्रेशन बढ़ता है टिश्यू लेवल पे तो ये हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से तोड़ने के लिए मजबूर करता है, यानी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करना, बाइंडिंग प्रॉपर्टी कम हो जाएगी और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अलग होकर के डायरेक्ट आपके टिश्यू में आने लगेगा। तो यही मेरे बेटा क्या है, आपका स्पेशली बोर इफेक्ट। चलिए बच्चों, रूट इफेक्ट जरा देख लीजिएगा। रूट इफेक्ट स्पेशली पीएच से रिलेटेड होता है, यानी अब कह रहा है ना कि अगर आपका पीएच लो करता है, लगभग 7.2 के करीब हो जाए, तो ये क्या है, फिर ये हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को क्या करता है, तोड़ने के लिए मजबूर करता है। यानी कि सपोज दैट आपने ये सेल बना दिया और ये सेल के बाहर आपने टिश्यू बना दिया, और यहाँ पर अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन आ रहा है और यहाँ पर अगर पीएच लो हो गया, मतलब पीएच यहाँ का हो गया लगभग 7.2 के करीब, ठीक है ना, तो क्या है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का साथ छोड़ने लगेगा, यानी हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग पावर घटेगी ऑक्सीजन से और सारा ऑक्सीजन क्या है आपके स्पेशली सेल में चला
आएगा। यानी रूट इफेक्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, ये मैंने रूट इफेक्ट बना रखा है कि अगर आपका पीएच लो करता है यानी लगभग 7.2 के करीब जाता है तो लिखा है एसिडी एक्टिवेट डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2। यानी एसिडिटी क्या करता है, फिर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के साथ को क्या है, तोड़ने के लिए इसको मजबूर करता है। इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन, यही इसका डेफिनेशन है रूट इफेक्ट का। इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी पीएच का अफेक्ट हीमोग्लोबिन के जब डिसोसिएशन से होने लगे ऑक्सीजन से, इसी को मेरे बच्चों क्या बोलते हैं, स्पेशली आपका रूट इफेक्ट कहते हैं। अब जरा मैं आपको मोटी मोटा दो बात बताना चाहूँगा, स्पेशली जो बोर इफेक्ट है और स्पेशली जो ये रूट इफेक्ट है, ये दोनों के दोनों इफेक्ट क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को अलग करते हैं, दूर करते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड रहे। यानी दोनों के दोनों इफेक्ट में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से साथ छोड़ेगा और ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज से टूट करके स्पेशली कहाँ चला जाएगा, ब्लड कैपिलरीज से टूट करके आपके सेल के अंदर चला जाएगा। चलिए इधर देख लेते हैं हम लोग क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट को बेटा हम लोग हैमबर्गर शिफ्ट, हैमबर्गर इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, हैमबर्गर इफेक्ट के नाम से जानते हैं। जरा ध्यान से समझिएगा, स्पेशली आरबीसी पर आपका क्या होगा, ढेर सारा HCO3 माइनस होगा। HCO3 माइनस का मतलब बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी पे होंगे, ठीक है ना। अब HCO3 माइनस आयन जितना आरबीसी से कूद करके ब्लड के प्लाज्मा में जाएगा, ठीक है ना, उतना ही क्लोराइड आयन आपके ब्लड प्लाज्मा से क्या है, आरबीसी के सरफेस पर आएगा। सिंपल सा फंडा है, जितना बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी से ब्लड प्लाज्मा में जाएगा उतना ही क्लोराइड आयन ब्लड प्लाज्मा से आरबीसी पे आएगा। इसी को मेरे बच्चों क्या बोलते हैं, स्पेशली इसी को बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। यानी क्लोराइड शिफ्ट में आप देख सकते हो टू स्टोर आयनिक बैलेंस, यहाँ पर आयनिक बैलेंस को बनाया जा रहा है। यानी आरबीसी से जितना HCO3 माइनस बाहर जा रहा है उतना ही प्लाज्मा से क्लोराइड आयन अंदर आ रहा है। यानी टू स्टोर आयनिक बैलेंस, इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक न्यूट्रलिटी बोलते हैं, जिसमें क्या हो रहा है, क्लोराइड डिफ्यूजेस फ्रॉम प्लाज्मा टू आरबीसी। जहाँ पर क्लोराइड प्लाज्मा से डिफ्यूज करके कहाँ आ रहा है, आरबीसी पे आ रहा है। इसी को मेरे बच्चे क्या बोलते हैं, इसी को मेरे बच्चे बोलते हैं स्पेशली आपका क्लोराइड शिफ्ट। चलिए अब लास्ट टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, स्पेशली हेल्डेन इफेक्ट। जरा ध्यान दीजिए, हेल्डेन इफेक्ट में क्या है, सपोज दैट कि माना ये आपका एल्वेओली है और ये आपका ब्लड कैपिलरी है, ठीक है। तो जरा बात को समझिएगा, हेल्डेन इफेक्ट में सिंपली क्या होता है कि स्पेशली जो HCO3 माइनस है यानी कि बाइकार्बोनेट आयन, और दूसरा क्या होगा HbCO2 यानी कि कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। आप बताइए लगभग 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में आता है और लगभग 21% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में आता है। अभी ये हेल्डेन इफेक्ट क्या कहता है, हेल्डेन इफेक्ट ये कहता है कि जैसे जैसे ऑक्सीजन डिफ्यूज करके ब्लड कैपिलरी में जाएगा ये क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। और ये कहता है कि ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करता है। कैसे काम करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो ढेर सारा क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा। अब एक बात बताइए, हाइड्रोजन आयन और ये बाइकार्बोनेट आयन मिलते हैं तो क्या बनाता है, स्पेशली कार्बोनिक एसिड बनता है। कार्बोनिक एसिड फिर टूट जाता है CO2 और H2O में। और सिंपल सी बात है, जैसे ही CO2 यहाँ पर टूटेगा, ये CO2 मैं बाहर लिख रहा हूँ बनता यहीं पे है, तो जैसे ये CO2 टूटेगा तुरंत टूट करके कहाँ चला जाएगा, ब्लड कैपिलरी से एल्वेओली में चला जाएगा। यानी 70% CO2 जो है वो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में है। यहाँ पर HbO2 यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम कर रहा है, वहाँ से एसिड रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन उस H2 बाइकार्बोनेट आयन से जुड़ करके बाइकार्बोनिक एसिड बना रहा है। बाइकार्बोनिक एसिड अनस्टेबल होता है, CO2 और H2O में टूट जा रहा है, फिर ये CO2 70% आपके एल्वेओली में चला जा रहा है। दूसरी बात जरा ध्यान से समझिएगा, दूसरी बात आपका जो ये हेल्डेन इफेक्ट है, चलिए मैं डेफिनेशन पे चलता हूँ। हेल्डेन इफेक्ट ये कहता है कि ड्यू टू इंक्रीज्ड एसिडिटी, ये एसिडिटी ही है, लिख लीजिएगा, ये कटा नहीं है, ड्यू टू इंक्रीज्ड एसिडिटी, अगर आपकी एसिडिटी इंक्रीज यानी कि लगभग 7.6 के करीब हो जाए, समझिएगा जरा, यानी कि हाइड्रोजन आयन उस ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है ना, तो CO2 लॉसेस पावर टू कंबाइन विद हीमोग्लोबिन, तो CO2 की जो हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग पावर है वो घट जाती है।
इससे क्या है, CO2 हीमोग्लोबिन से अलग हो जाता है। या यहाँ पर आप एक दूसरी लाइन भी देखने को आपको मिल रही है, जरा देखिएगा, कह रहा है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड। ऑक्सी हीमोग्लोबिन स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह एक्ट करता है। क्या करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन? स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह एक्ट करता है। एज मोर एंड मोर हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म इन लंग्स, जितना ज़्यादा लंग्स में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा ये ढेर सारा हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा। वो हाइड्रोजन आयन क्या करेंगे, इंक्रीज एसिडिटी ऑफ ब्लड, ये ब्लड की एसिडिटी को बढ़ा देंगे। इन कैपिलरी अराउंड एल्वेओली, एल्वेओली के चारों तरफ जो कैपिलरी है उसमें एसिडिटी को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। यानी सिंपल सी बात है मेरे बच्चे, ये जो HbCO2 अलग हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ की जो एसिडिटी है वो थोड़ी बढ़ जा रही है, ठीक है ना। और एसिडिटी के बढ़ने के कारण ये जो HbCO2 है ये बहुत ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रह पा रहा है और HbCO2 अलग हो जा रहे हैं। यानी CO2 जो 21% है वो फिर क्या है, टूट करके आपके कहाँ चला जाएगा, ब्लड कैपिलरी से एल्वेओली के अंदर चला। यानी मेरे बच्चों अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो सिंपल सी बात समझिएगा, स्पेशली आपका ये जो बोर इफेक्ट और स्पेशली आपका ये जो रूट इफेक्ट है, बोर इफेक्ट और रूट इफेक्ट, ये दोनों के दोनों किससे रिलेटेड होते हैं, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन से। यानी बोर इफेक्ट और रूट इफेक्ट दोनों ऑक्सीजनवा का हीमोग्लोबिनवा से दोस्तियाँ तोड़ते हैं, सिंपल सी बात है। और कहाँ होता है, ये टिश्यू लेवल में होता है। कहाँ होता है मेरे बच्चे, ये टिश्यू लेवल में होता है। बात समझ में आई। यानी बोर इफेक्ट और रूट इफेक्ट कहाँ प्रभावित होता है, सेल और सेल के बाहर जो ब्लड कैपिलरीज हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। क्लोराइड शिफ्ट कहाँ होगा, तो RBC और ब्लड प्लाज्मा के बीच जो एक्सचेंजेशन हो रहा है, ठीक है ना, क्लोराइड का, वो आपका क्लोराइड शिफ्टिंग होगा। बेटा जो हेल्डेन इफेक्ट है ये थोड़ा बोर और रूट इफेक्ट से अलग है। हेल्डेन इफेक्ट क्या है, तो हेल्डेन इफेक्ट स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड का जो हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग है उसको अलग करता है। और ये स्पेशली एल्वेओली और एल्वेओली के चारों तरफ जो ब्लड कैपिलरी है उनके अंदर आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये पूरा बोर इफेक्ट, रूट इफेक्ट, क्लोराइड शिफ्ट और हेल्डेन शिफ्ट, हेल्डेन इफेक्ट, ये 4 प्रकार के इफेक्ट मैंने एक ही टॉपिक में आपको एक डिफरेंस करके बताने की कोशिश की है। कि सिंपल सा फंडा है, बोर इफेक्ट कहता है कि अगर आपका पीएच जो है वो डिक्रीज करता है, पीएच क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है ना, या PCO2 इंक्रीज करता है तो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग पावर क्या है, वो खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। रूट इफेक्ट कहता है कि अगर एसिडिटी आपकी काफ़ी बढ़ जाती है तो ये भी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से दोस्ती को क्या है, तोड़ने में इन्वॉल्व होती है। वो एसिडिटी कितनी चली जाएगी, ध्यान से सुनिएगा, 7.2 के करीब, ठीक है ना। और यहाँ पर जो एसिडिटी होगी हेल्डेन इफेक्ट में ये लगभग 7.6 के करीब वाली होगी। पीएच की बात करोगे आप तो 7.6 होगी। और हेल्डेन इफेक्ट में एसिडिटी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करता है और खूब ढेर सारा हाइड्रोजन जो है वो क्या रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। यानी बच्चों इस सिंपल ग्राफ से आप समझ सकते हो कि अगर पीएच लो हो, लगभग टेम्परेचर लो हो 20 डिग्री सेल्सियस हो या 35 हो, नॉर्मल हो, और अगर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम हो और पीएच लगभग 7 करीब हो, तो ये लेफ्ट साइड ग्राफ को भेज रहा है ना, इसका मतलब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच दोस्ती और भी गहरा जाएगी, बहुत शानदार होगा ये दोस्ती। बात मेरी समझ में आ रही है। जबकि दूसरे ग्राफ में अगर पीएच आपका हाई हो जाए, टेम्परेचर 45 के करीब हो, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो और पीएच लगभग बहुत कम हो जाए, 7.2 के करीब हो जाए, ठीक है ना, लगभग न्यूट्रल हो जाए, तो ये सैचुरेशन डल है। यानी यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ पर हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से दोस्ती जो है वो गड़बड़ हो जा रही है। यानी ये कंडीशन किसको बनाएगा, HbCO2 को। यानी यहाँ पर हीमोग्लोबिन की जो CO2 से कंबाइनिंग पावर है वो बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, लो टेम्परेचर, लो PCO2, हाई पीएच, लेफ्ट साइड भेजते हैं आपके ग्राफ को, यानी सैचुरेशन बेस्ट हो रहा है, और हाई पीएच, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ये लो पीएच, हाई टेम्परेचर, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और लो पीएच, ये क्या करता है आपके ग्राफ को स्पेशली राइट साइड की तरफ शिफ्ट करता है।